एप्लीकेबिलिटी देखो आप, ये देखो ये अब ऑब्वियसली एडीवी कैटेगरी में तो नहीं है, तो स्पोर्ट्स मोड में ना ही चलाओ तो अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल इसका ऑफ करें इस वाली बाइक में और उसके बाद इसको आप लॉन्च करें तो भैया ये व्हीली बहुत जल्दी पॉपअप कर सकती है। सो 3, 2, 1 गो। सो टुडे वी हैव माय डोमिनार 400 द फेसलिफ्ट एडिशन आई शुड से। आज हम करने वाले हैं इसका राइड रिव्यू। Oh shit, here we go again. क्योंकि मैंने देखा है मेरी रिसर्च में कि इस पर्टिकुलर जो फेसलिफ्ट वाला वर्जन है उसका राइड रिव्यू कैसा है, उसके बारे में लोग थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने बिल्कुल भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं दी। तो मैं एक डेस्परेट अटेम्प्ट में उस वीडियो को एक रिवाइव करने के तरीके से वापस आ गया हूँ इस वीडियो के साथ। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? कमिंग टू बजाज डोमिनार 400। देखो बजाज की बाइक है तो ऑब्वियसली एक चीज़ है कि भैया आपको कोई वो होता ना कि परफेक्ट से परफेक्ट मिल जाए, वो तो होने से रहा इस बाइक में। ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे इसको लेके। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो शायद मतलब आपको लगे कि हाँ यार ये तो मेरे लिए एक डील ब्रेकर हो सकता है, बट डिस्कस करते हैं इसी बाइक को ही। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। तो भैया अगर पावर फिगर्स की बात करें तो वही 39-40 वाला BHP और 35 या 36 Nm का टॉर्क ऐसी कुछ है लवड़े न भोजन कि NS 400 जबकि इससे 10 स्पीड में जाती है इन टर्म्स ऑफ टॉप एंड, बड़ी फिर भी महंगी है। अब ऐसा क्यों? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। मेरे हिसाब से भैया इसका ओवरऑल जो राइडिंग एक तरह से अगर बोले स्टांस है, या जो इसका तरह ट्रैवल फ्रेंडली फ्रेम है इन टर्म्स ऑफ लगेज फ्रेंडली, जहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ वो, क्योंकि भैया इसके साथ आप टूर करो कोई परेशानी नहीं आने वाली है आपको। बाइक का स्टांस बहुत कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड और इजी टू राइड में से है। वहीं पे अगर आप डोमिनार की जगह NS 400 देखें तो भैया थोड़ा एग्रेसिव है और मतलब ऑब्वियसली हाँ टॉप एंड वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन एग्रेसिव है तो थकाएगी तो राइडिंग करने के बाद आपको एक होता ना कि लोग राइड करके सुकून चाहते हैं, वो थ्रिल तो मिलेगी लेकिन थकान साथ साथ आएगी यही। अच्छा बहन के वो इसके साथ नहीं है। पहली बात करें भैया लुक्स की, देखो भैया बल्कि लुक्स है, काफ़ी मस्कुलर है, टैंक बहुत मस्कुलर है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो ये नया वाला एक तरह से अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल ही बोल दे उसकी तरफ से थोड़ा से अब राइडिंग मोड्स भी अवेलेबल हो गए, जो कि मेरे को लगता है ABS मोड्स है एज़ कम्पेयर टू राइडिंग मोड्स। हाँ राइड में बार ज़रूर आ चुकी है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है तो ट्रैक्शन कंट्रोल मैनुअली आप ऑन कर सकते हो, जो कि मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल इसका ऑफ करें इस वाली बाइक में और उसके बाद इसको आप लॉन्च करें तो भैया ये व्हीली बहुत जल्दी पॉपअप कर सकती है। तो व्हीली लवर्स के लिए भी भैया मतलब ऑप्शन है, ट्रैक्शन ऑफ कीजिए और चलते बनिए। बात करें बाइक की भाई तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस बाइक का। बजाज के पास दिखाने का मतलब ये था कि भैया डोमिनार मीन्स रिलायबिलिटी। इसके काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जहाँ पे ये बाइक मतलब कहाँ तक गई है। एंड हाँ ये बोलूँगा भैया जैसे हिमालयन है वो पूरी प्रॉपर एक तरह से ADV का काम करती है, जाती है जगह जगह पे। अब ऑब्वियसली ADV कैटेगरी में तो नहीं है, बट हाँ चीज़ बढ़िया है तो दैट मीन्स खर्चा भी बढ़िया होगा। यस खर्चा भी बढ़िया है, तो समवेयर अराउंड 280 के आसपास आपको ये जो है पड़ जानी चाहिए आपके नियरेस्ट डीलरशिप्स में। बाकी अगर कुछ बाइक के बारे में और एनहांस करें तो देखो भैया ये जो राइडिंग मोड्स है रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड, तो भैया इनकी ना अपनी अपनी एक वो है स्पेशलिटी बोल दो एक तरह से। अगर आप बाइक को थोड़ा रेन मोड में चलाएंगे ना तो आपको लगेगा कि बाइक 120 से 140 बहुत मुश्किल से जा रही है, मतलब जाती है ऐसी बात नहीं है लेकिन फोर्सफुली जाती है ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जहाँ पे बाइक आपने रोड मोड में चलाई तो हाँ आपको सिटी ट्रैफिक की वजह से हम अभी चल रहे हैं वही सही रहेगा।
स्पोर्ट्स मोड में डालने से एक चीज़ तो कन्फर्म है, थोड़ा थ्रोटल रिस्पॉन्स और क्रिस्प और एग्रेसिव हो जाता है, जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि माइलेज कम मिलेगी। तो भैया मैं तो जो बंदा माइलेज का थोड़ा चाहने वाला है उसको मैं यही बोलता भैया इसको स्पोर्ट्स मोड में ना ही चलाओ तो अच्छा रहेगा। बाकी ऑफ रोड मोड में आपको थोड़ा जो अगर है ना पीछे वाले टायर का जो ग्रिपिंग एक तो थोड़ा फील होती कि थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रिप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको ये भी फील होगा कि हाँ बाइक में ना जो लो आरपीएम का इनिशियल टॉर्क आता है वो थोड़ा जल्दी आ रहा है, ताकि आपको जैसे छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, छोटे मोटे जैसे आप ऑफ रोड करना चाहते हो वहाँ पे ये ट्रैक्शन आपको हेल्प करता है आपका इनिशियल टॉर्क में, जहाँ से आपको थोड़ा सा ना बाइक को लेके थोड़ा वो लगता है कि भरोसा, हाँ यार कि बाइक मेरे को सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों से निकलने के लिए। बाकी ये सब तो फीचर्स आपको NS400 में दिखते ही है, क्या क्या है कैसे कैसे है। रही बात भैया इसकी ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स के, तो मेरी हाइट है 5.5, मैं फ्लैट फुट नहीं हो पाता हूँ, बट फिर भी मैंने इसको जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि मैंने कंफर्ट चूज़ किया ओवर द टाइम ऑफ स्पोर्टनेस ऑफ NS400। मुझे पहले जब बाइक लेनी थी तो मेरे मन में यही था कि हाँ यार NS400 लेते हैं, बट जब मैंने उसका पिलियन कंफर्ट देखा, उसका ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स देखा, मैं इस पे शिफ्ट हो गया, जानते हुए कि भैया इसका पिलियन कंफर्ट, इसका एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे है। बाकी मैन्युअलिटी आप देखो ट्रैफिक में हम कैसे फ्लिक कर रहे हैं आपके सामने ही है सब कुछ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस ये है कि हाँ भाई 184 शायद ऐसी कुछ किलो, 184 190 ऐसी कुछ किलो की है, तो भाई देखो भारी तो है बाइक। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने वाला कि आप बहुत लाइट वेटेड बाइक चला रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी चैसी कैसी भी हो, ये बाइक है हैवी। और मैं तो उन लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता जो लोग थोड़ा हैवी बाइक से भागते हैं कि भैया आप इस कैटेगरी की बाइक लीजिए, क्योंकि ये बाइक थोड़ी है हैवी। भाई ट्रैफिक मैनूवर करते वक्त ना आपको फील होता है कि हाँ आप थोड़ी बड़ी चीज़ चला रहे हो। बाकी एग्जॉस्ट नोट की साउंड आपको आ ही रही है, आइडल में एग्जॉस्ट भी अच्छा है इसका, ऐसी बात नहीं है। बाकी भैया वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ठीक है। वार्निंग दोबारा की देती रहती है कि फ्यूल ख़राब हो गया या फ्यूल मतलब फ्यूल कम हो गया है, ऐसा कुछ है, साइड साइड लगा हुआ है, तो मतलब एक तरह से एक तो ना ड्रॉबैक ले आया है अपने पोर्टफोलियो में, वो है भाई कलर TFT। भाई अब तो सेगमेंट में हर कोई कलर TFT देने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट ये TVS रेडर भी 125 सीसी में, हीरो एक्सट्रीम 125 सीसी में भी आपको कलर TFT देता है। ये अभी भी वही ब्लैक एंड वाइट एंड वॉट एंड नॉट। तो हाँ ये चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है बजाज की तरफ से। बाकी सस्पेंशन की बात करें बहुत सॉर्टेड है, बहुत रिलैक्सड है। आपको USD फोक्स आगे मिलते हैं, पीछे जो है मोनोशॉक है। देखो मैन्यूवरेबिलिटी भी ट्रैफिक में ठीक है, ऐसी बात नहीं, मैन्यूवरेबिलिटी भी काफ़ी सॉलिड है। देखो ये चीज़ देखो 400 सीसी की बाइक है, 200 किलो का ऑलमोस्ट वेट है, उसके साथ करने में देखो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो वो चीज़ देखो ना इंसानों को कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ यार देखो पावर है, वेट है, ये देखो ऑटो पावर है, वेट है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फ्लिकेबिलिटी में कभी पेशी नहीं है। भाई चेसिस से मैं बहुत इंप्रेस हूँ, बहुत सिंपल से बताऊँगा, ठीक है। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो भैया देखो 8000 किलोमीटर चलाने के बाद इतना तो सिर्फ मेरे को समझ में आ गया कि इसका जो पीछे वाली डिस्क है, पीछे वाला जो ब्रेक है, वो क्या ही है या क्यों है, ऐसा कुछ गारंटी या ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस है नहीं है, पता नहीं। क्योंकि पीछे वाली ब्रेक जबकि मैं सबसे कम यूज़ करता हूँ फिर भी चलती नहीं है, प्लस डिस्पर्ट घिस भी गई इसके, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये कम यूज़ हुई है। तो वो जो थोड़ी मुझे वो लगी हार्ड टू डाइजेस्ट। अगर आपको इसके डिस्क पैड खासकर पीछे के, फ्रंट की ब्रेकिंग अच्छा काम करती है नो डाउट, लेकिन जो पीछे के ब्रेक्स है ना मुझे लगता है उसका बाइट है ही नहीं। तो अगर आप समझदार हो तो डिस्क पैड किसी अच्छी कंपनी के लगवा लो अगर आपको पीछे वाली ब्रेक की बाइट चाहिए। अदरवाइज भैया आप थोड़ा ना डिसअपॉइंट फील करोगे ब्रेकिंग से। सेकेंड है अगर डिसएडवांटेज की बात करें इस बाइक की तो वो है भैया इसका टर्निंग रेडियस। भाई है गाड़ी की तरह कटती है, जो अगर मैं सिंपल बोलूँ शब्दों में, इसको काटने के लिए आपको 2-3 बार अपना लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि ये उस कैटेगरी की बाइक है जिसके लिए एक मोड
थोड़ा वो रहेगा, मतलब पेन सिंगल टेक में काटने के लिए। तो भैया टर्निंग रेडियस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि आप थोड़ा कंफ्यूज करेगा। बाकी अगर इसके पावर बैंड की बात करें तो मुझे ऐसा फील होता है कि इसका इनिशियल थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ये नहीं कि कंप्लेंट करने लायक है, लेकिन थोड़ा सा लैगिंग ज़रूर है। मतलब थोड़ा रुक के आता है इनिशियल टर्बो या टॉर्क, लेकिन उसके बाद जब ये भाई साहब स्पीड पकड़ती है तो फिर ये नहीं देखते आगे पीछे। लेकिन इनिशियल थोड़ा पंच NS 400 से वीक है कंपेयरिंग करेंगे अगर हम तो। बाकी सर्विस कॉस्ट की बात करें, अभी तक इसने मतलब मेरी 1000 किलोमीटर सर्विस हुई है, फिर 5000 किलोमीटर सर्विस हुई है। दोनों सर्विस के अंदर इसने मेरा खर्चा बना के दिया है, मतलब पर सर्विस का 3000 के आसपास, जो कि मुझे लगता है कि इस कैटेगरी की बाइक के हिसाब से नेग्लिजिबल है। तो 3000 रुपये पर सर्विस, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं कराते हैं इसमें, मैं सिर्फ आपका जो इंजन ऑयल वगैरह होता है और आपका जो सर्विस का एवरेज रहता ही है, वो सब चीज़ें मिला के 2800 से 3000 रुपये का बिल आता है। तो परेशान नहीं रहेंगे आप। मतलब मैं आपको बहुत अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास इससे पहले करिश्मा XMR थी, मैंने उस बाइक पे भी ऑलमोस्ट 2800 रुपये महीना सर्विस का खर्च किया है, जबकि वो 210 सीसी का DOHC इंजन था। ये 400 सीसी का DOHC इंजन है। तो ये लो जी। तो रियलिस्टिकली अगर देखें हम तो हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी है ना, इट्स बजाज के पास सर्विस की नेटवर्क अच्छे हैं, सर्विस की थोड़ी क्वालिटी हीरो से बेटर है, और पार्ट्स बजाज के थोड़े उस नोट पे रहते हैं, सस्ते नोट पे, थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव ज़रूर है। तो वहाँ पे आपको एक फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। अगर बात करें माइलेज की तो भैया देखो, डिपेंड करता है आप किस तरह के राइडर हो। सिटी में अगर मैं इसको एग्रेसिव चलाऊं तो ये 18-20 भी आ जाती है सिटी पे। अगर मैं इसको इंसानों की तरह चलाऊं, नॉर्मल चलाऊं, तो 25 से 28 का मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसे हाईवे पे ले जाएंगे तो ये नंबर थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप मान लेते हैं हाईवे पे अच्छी क्रूजिंग कर रहे हैं तो 30, 31, 32, इनफैक्ट 35 तक भी इसमें टच कर सकते हैं। क्लच काफ़ी लाइट फील होता है, ब्रेकिंग अच्छी है फ्रंट की। बाकी एडजस्टेबल लीवर ज़रूर मिल जाते हैं आपको दोनों के लिए, क्लच के लिए भी और डिस्क ब्रेक के जो हैंडल है उसके लिए भी। तो उससे भी आपको थोड़ी मतलब एक तरह से इम्प्रूवमेंट देगी अगर आपके हाथ को थकान वगैरह ना हो। तो ओवरऑल भाई सवाल ये आता है कि आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर इसका सिंपल जवाब है कि हाँ, आपको बजाज की रिलायबिलिटी पर भरोसा है, आपको NS 400 से बेटर कंफर्ट चाहिए लेकिन पावर सिमिलर रोड पे चाहिए, और आपका बजट रॉयल एनफील्ड वाला नहीं है कि आप इस एक बाइक की जो 350-400 सीसी की सेगमेंट की उसके ऊपर आप 3 लाख से ऊपर लेना चाहो, क्योंकि गरिल्ला और हिमालयन महंगी आती है, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भैया ये गुड टू गो है। बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। अगर आप स्क्रीन के इस तरफ देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा होंडा हॉर्नेट 2.0 का रिव्यू, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।